हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की। और 11th क्लास में लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कुछ आपको बेस बताया था। और आज हम उनके कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर वही है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, और आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस मींस इसको कितने पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो वो चीजें जिन्हें हम नॉर्मल आईज से, जैसा कि इंसान है, प्लेनेट है और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और एक वो चीजें जिन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जैसे एटम होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते। तो उसके लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक में हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स डील करती है इन सब फिनोमेना के साथ, और ये सारे फिनोमेना हमारे लेबोरेटरी आप समझते हो, जहां पर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो हमारे अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, यानी अर्थ के सरफेस पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो टेरेस्ट्रियल में आती हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल मींस हमसे दूर, जैसे आकाशीय पिंड वगैरह होते हैं, प्लेनेट वगैरह होते हैं, तो उनको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स का यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स मतलब मूव करना किसी चीज का। ऑप्टिक्स मतलब लेंस, मिरर, ये आपने पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो उन्होंने पढ़ा होगा दर्पण, लेंस वगैरह। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट से रिलेशन, यानी टेम्परेचर वगैरह, डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना या डिग्री सेल्सियस घटा देना, ये थर्मोडायनेमिक्स होता है, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, अगर देखा जाए हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत छोटी चीजों को पढ़ा जाता है, बहुत छोटी चीजें जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल यूज करने होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनका यूज करना होता है। तो जैसे लिखा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना एट द मिनट मतलब बहुत छोटे, स्केल्स ऑफ एटम्स मतलब बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटे होते हैं, अणु, परमाणु, आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। एंड न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस से बात की गई है। ये हमारे दो ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल मतलब जो फोर्सेज हमारे नेचर में, यानी वातावरण में या एटमॉस्फेयर में अप्लाई हो सकती हैं। बाकी और जगह पर अप्लाई होना इनका मुश्किल है, सिर्फ नेचर में ही अप्लाई होती हैं। तो ये फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं। चार तरीके की फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार तरीके की फोर्सेज हैं, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक से ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। स्ट्रॉन्गर मतलब बढ़ती जाएगी, पावर उनकी बढ़ती जाती है। जैसा सबसे वीक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? हमारे नेचर में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर दो एटम्स या दो इंसान या दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनके अट्रैक्ट होने में जितनी भी पावर अप्लाई हो रही है, जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो हमारी कौन सी फोर्स कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड होती है। मासेस मतलब हमारे मास पर डिपेंड होगी, हमारे वेट पर कह सकते हैं, उन पर डिपेंड होगी। तो F इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है Gm1m2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको सिर्फ अभी फार्मूला ही बता रहे हैं आपको, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो G को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। F तो हमारी फोर्स होती है। ये डायग्राम है, दो मासेस दे रखे हैं M1 और M2, और ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को खींचना, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? R, इसलिए डिवाइड कर दिया गया R स्क्वायर के साथ। G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। और यूनिट ये कैसे बनती है? फोर्स की यूनिट मतलब होता है मात्रक।
फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगे, तो इसलिए पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी डिवाइड में किलोग्राम स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि दो मास है इसलिए स्क्वायर। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मींस जो पार्टिकल्स हमारे किसी भी सरफेस से या किसी भी मेटल से इजेक्ट होते हैं, इजेक्ट मतलब निकलते हैं, जैसे बीटा डिके होता है। बीटा डिके में हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो उस वजह से हमारी जो भी फोर्स अप्लाई होगी उन एटम्स की वजह से या उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी। और ये जो फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है, और कितनी स्ट्रॉन्गर होती है, 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 10 की पावर 25 टाइम्स होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को खींच भी सकती है, एक दूसरे को दूर भी फेंक सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम चार्जेस की बात करते हैं, और चार्जेस जो होते हैं हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने पढ़ा है जो सिमिलर चार्ज होते हैं यानी एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो चार्जेस आपके अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है इंटरेक्टिव फोर्स। इंटरेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर M1 M2 था और यहाँ पर Q1 Q2 है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अलग है। इस कांस्टेंट का नाम बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होती है, और यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर तो इन दोनों से बन गया, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है और फोर्स की यूनिट न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे 4 पाई कहाँ गया? 4 पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कोई भी नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसी तरीके से 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं होती। ये जो फोर्स होती है ये 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लास्ट का टॉपिक है आज हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसी का 4th पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? कोई भी एटम जो होता है उसके जो बीच में एक छोटा सा टिन्नी सा एक पॉइंट होता है जहां पर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बाइंड करके रखने के लिए, बाइंड मतलब एक साथ बांध के रखने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत होती है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में, मींस सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इसीलिए नाम इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ रखती है न्यूक्लियस के अंदर। ये फोर्स 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इन चारों फोर्सेस का मैंने रेशो लिख रखा है, एक है तो दूसरी 10 की पावर 25 है, तीसरी 10 की पावर 36 है, चौथी 10 की पावर 38 है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आज के लिए इतना ही करके आपको बता दें 11th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आगे के टॉपिक को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you students. Okay, that's it.